मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। पहली बात कि फिजिक्स की दिक्कत क्या है, हमें ये नहीं पता कि कर क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। हमें ये है कि हम चाहते हैं चीजों को समझना कि वो चले, मेरे हिसाब से चले, और जितना चलाना चाहूं उतना चले, जितना नहीं चलाना चाहता, रोकना चाहता हूं रोक दे। जैसे कि मैं कहूं कि ये पेन है, ये पकड़ना, मैं ऐसे थ्रो करूंगा ना, तो मेरा दिमाग एक्चुअल में सारी कैलकुलेशन कर चुका है कि किस एंगल पे फेंकूं। अगर मैं फेंकूंगा, मुझे भी पता है मैं ऑलमोस्ट 45 डिग्री के आसपास फेंकूंगा। आपको हालांकि 45 डिग्री पता भी नहीं कितना होता है, लेकिन आप पहले ही कैलकुलेशन कर चुके हो कि 40-45 के आसपास कहीं ना कहीं फोर्स लगाना पड़ेगा, और इवन ये भी लगा चुके हो कि कितने न्यूटन का फोर्स लगाएं। लेकिन हमें नहीं पता कितना लगाया, लगा दिया। मुझे ये भी पता है कि इसका मास कितना है, उसी के हिसाब ग्रेविटी कितनी है, ये मेरा दिमाग सारी कैलकुलेशन कर चुका है। कितना ग्रेविटी है, कितना मास है, कितने एंगल पे फेंकूं, क्या ऐसे फेंकूं ताकि वो आपके हाथ में चीज पहुंचे। अब मुझे ये, आप सच में, मैं मजाक नहीं, अगर मैं कहूं कि ये बेटा पकड़ना, ठीक है, ये देख, ये मुझे पैराबोलिक पाथ भी नहीं पता, मुझे वेलोसिटी भी नहीं पता, मुझे एंगल भी नहीं पता, लेकिन सारी कैलकुलेशन कर दी मैंने। सारी कैलकुलेशन करके मैंने फेंक भी दिया और उसके हाथ में पहुंच भी गया। लेकिन यही अगर मैं एक बंदे की बजाय रोबोट खड़ा दूं ना, तो प्रॉब्लम है। अब रोबोट को नहीं पता, रोबोट का खुद का दिमाग नहीं चलेगा, रोबोट के अंदर मुझे फीड करना पड़ेगा इस एंगल पर, इतने फोर्स पर आप फेंको चीज को, वो एंगल और फोर्स लगा के फिर फेंकेगा, फिर वो सही जगह पे अपने आप पहुंचेगा। और उसकी फेंकी हुई चीज फिर वो नहीं होगा कि गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने एग्जैक्ट वैल्यूज दी है, मशीन को आपने दिमाग दिया है। तो हमें सबसे पहले तो ये पढ़ाते हैं कि भाई साहब, अगर मेरी चीज बिल्कुल सिंपल ही छोड़ो, सीधी लाइन में चल रही है, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, 1D में, जब 1 डायमेंशन में चले तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो हमें वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर हमें कहेगा नहीं 1D छोड़ो, 2D पे आओ, इधर भी जाए चीज आपकी। क्या है, अब देखो, मैं अगर स्ट्रेट लाइन में चलता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं x है, सिर्फ x में चलता हूं, तो मेरा y 0 है। लेकिन अगर मैं बीच में कहीं जाऊं तो मेरा x भी है और y भी है, दोनों चीजें एक साथ आ गई। अब मैं कहूं नहीं, जैसे चींटी है, चींटी हमेशा 2 एक्सिस में चलती है, उन्होंने थोड़ा ना कभी ऐसे सीधा कभी नहीं चलती, वो हमेशा ऐसे टेढ़े जाएगी। ऑब्वियस है, उसको प्लेन पसंद है। लेकिन मक्खी को नहीं पता, मक्खी कहती भाई मेरी आजादी है, मैं 3D में चलती हूँ, वो थोड़ा ना 2D में आराम से। आप मक्खी का दिमाग भी देखो, आप उसको हाथ लगाने की कोशिश से उससे पहले उड़ जाती है, आपसे ज्यादा तेज दिमाग, और वो 3D में चलती है। अभी आपको 3D में तो लेके नहीं जाते, आपको 2D के अंदर फंसा देते हैं। तो पहले आप 1D में पढ़ोगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है क्या, 1D। मोशन इन प्लेन क्या है, प्लेन का मतलब है 2D। जब तक आपको प्लेन नहीं समझ आता तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। प्लेन समझो क्या है, आप इसमें भी देखोगे तो हमारे पास अलग अलग प्लेन्स हैं, और ये अगेन प्लेन बताना क्यों है, प्लेन बताना फिर से इंपॉर्टेंट यही है कि जब मशीन करेगी ना, मशीन को प्लेन बताना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि मेरा कॉर्नर है, एक x है, ये y है और ये z है, तो नीचे का प्लेन xy बन गया, ये xy प्लेन है। ये अगर y है, ये अगर x है, सॉरी, ये अगर y है, ये x है, ये z है, तो ये xz प्लेन बन गया, ये yz प्लेन बन गया, ये xy बन गया। तो हमारे पास प्लेन्स बन जाते हैं। तो प्लेन में जब हम करेंगे तो उसको कहेंगे जो है मोशन इन प्लेन्स। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D, मोशन इन प्लेन 2D। 3D में टेंशन नहीं होती हमें अभी 3D पे नहीं पहुंचना, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप सबसे पहले जो पढ़ने वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप साथ साथ लिख लो इसको, जो जो डेफिनेशन से लिखूं आप साथ साथ लिखोगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। थैंक यू जी।
ठीक है, यस सर। लिखो। सबसे पहले हम समझेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। अब दिमाग क्या लगाया, क्या कहते हैं, कहते ही मोशन तो है, लोग चल फिर रहे हैं, चीजें चल फिर रही हैं, इसकी स्टडी कौन करे? तो स्टडी के लिए जो हमारी पढ़ाई बनी है, जो इसकी स्टडी ही कराएगी, मोशन की स्टडी कराएगी, उसी को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। लिख लीजिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी the motion of material, motion of material, motion of material, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैकेनिक्स, मटीरियल। अब इसके अंदर जो है मैकेनिक्स, जो है मैकेनिक्स हमारा डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है, हमारे पास दो पार्ट्स हम समझेंगे, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। तो हमारे पास एक होता है, हमारे पास ये जो मोशन की बात करें तो हमारे पास मैकेनिक्स, मैकेनिक्स दो हमारे हिस्से बन जाएंगे उसके अंदर। एक होता है हमारे पास स्टैटिक, स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक, स्टैटिक, और दूसरा होता है, ठीक है, डायनेमिक, डायनेमिक। जब भी हम कोई चीज रेस्ट में पड़ी है उसके ऊपर स्टडी करें तो वो हमारा स्टैटिक्स में आ जाएगा। अब आपको कौन सी बॉडी सर रेस्ट में? सारी दुनिया में देखोगे इतनी चीजें रेस्ट में है, चाहे आपकी ये बिल्डिंग है, ये अभी रेस्ट में है। अब इसकी स्टडी करना, ये स्टैटिक्स में आ जाएगा कि रुकी हुई चीज है लेकिन इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है। इवन हमारी बिल्डिंग जो है 10 साल बाद खराब होगी, 20 साल बाद खराब होगी, कितने साल बाद खराब हो जाएगी, वो हमें स्टडी करना है, उसकी स्टडी को हम स्टैटिक्स बोलेंगे। और हमारा जो है डायनेमिक, जो है डायनेमिक, जब भी चीज मोशन में होगी तब हमारी जो स्टडी होगी वो डायनेमिक होगी, कि अगर मोशन में है, चीज भाग रही है, चल रही है, चीज चल रही है, कार चल रही है, बाइक चल रही है, ये सारी चीजें जो स्टडी करेंगे चलती हुई चीजों को तो डायनेमिक कहेंगे। और डायनेमिक में भी दो चीजें आ जाएंगी बेटा, एक होता है काइनेटिक, काइनेटिक, और दूसरा होता है काइनेमेटिक, काइनेमेटिक। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है? अब देखो, मान लो आप, मान लीजिए यहां पे पैसे लेके आए दोस्तों के बीच कि भाई ये 2000 रुपये मिले मुझे। आप सामने वाला दोस्त पता क्या कहेगा? क्या कहेगा? बस पार्टी, पार्टी दे दे फिर। और यही अगर घर वालों को जाके को पापा ये 2000 मिले थे, कितने क्वेश्चन आएंगे ऐसे पता है आपके? आगे से 20 क्वेश्चन पूछ लेगा वो। क्यों? कहां से मिले, कैसे मिले, क्या हुआ था, पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे। हमें क्या है, स्टडी जब करते हैं तो स्टडी दो तरह की है। एक कि मोशन हो रहा है ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं कितना फोर्स लगा, कहां पे लगा। दूसरा है कि ये बता फोर्स कितना लगा, कहां पे लगा। जब भी हमारे पास, जब भी मोशन की स्टडी होगी तो मैं यहां पे लिख दूंगा स्टडी ऑफ मोशन है, स्टडी ऑफ मोशन हम देखेंगे उसका, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे फोर्स कितनी लगी, हमें कोई चक्कर नहीं है। अगर पानी बह रहा है, सब सिर्फ उसका फ्लो देखेंगे, कैसा बह रहा है, किस एंगल पे बह रहा है, कोई मतलब नहीं, बाकी हमें कितना फोर्स किसने लगाया भाड़ में जाए, हमें सिर्फ स्टडी करना है। दूसरा हमारे पास है काइनेटिक। ये क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है, स्टडी ऑफ मोशन है, बट इसमें हम क्या करेंगे? विद कंसीडरिंग फोर्स, कंसीडरिंग फोर्स। तो हम इसमें फोर्स भी कंसीडर करेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है, किस एंगल पे लग रहा है। अब आपको सॉरी क्या ब्रांच हुई, ऐसा भी कुछ होता है? IIT में अलग से बिल्डिंग्स हैं इनकी, एक बिल्डिंग का नाम ही काइनेमेटिक बिल्डिंग है,
एक बिल्डिंग का नाम ही काइनेटिक्स है। तो आप कहोगे ये क्या होता है, तो इसकी स्टडी के लिए अलग ही दुनिया है। आप कहोगे कि हमारे पास अगर मान लीजिए पानी बह रहा है, इस तरह से ये बह रहा है, तो इसकी स्टडी करते हैं ये। अब इसकी क्या स्टडी करनी, पानी बह रहा है तो बहने दे, हमें क्या है। हमें इसलिए है कि भाई साहब हमें पूरा पता होना चाहिए बिहेवियर पानी का, कि अगर पानी बहेगा तो किस हिसाब से, किस स्टाइल से बहेगा। अब इसका फायदा कहां मिलता है, मेरा एक दोस्त लगा हुआ है जैसे ना एयर फिल्टर की कंपनी, एयर फिल्टर की कंपनी में डिजाइनिंग का काम था उसका। अब एयर किस तरह से पोर्स में से निकलती है, क्योंकि हम जब डिजाइन बनाते हैं तो हमें क्या है कि उसके पोर्स को डिजाइन करना पड़ता है कि उसमें से कितनी हवा अंदर से निकले, कितनी ना निकले। जैसे कि आप चाहे बात करो मास्क की, मास्क ऐसे होने चाहिए कि इतना छोटा पार्टिकल, जैसे कोविड-19 का टाइम में चला था। अब कोविड का मान लीजिए उसका 1 mm का साइज है और आपका जो पोर्स है उसके अंदर वो 1 mm को अलाउड कर रहे हैं अंदर जाने से, तो आप कोविड-19 से नहीं बचोगे चाहे आप मास्क लगा लो। क्यों? क्योंकि वो निकल जाएगा उसमें से। आपने उसका साइज इसलिए देखना पड़ा, हमें कोविड-19 का साइज इसलिए देखना पड़ा कि उससे छोटे होल वाले मास्क लगा ले। अब वो इतने छोटे हैं कि अगर होल इतना छोटा है, कोविड-19 का वायरस आया उसके होल में ही फंस गया, अंदर नहीं जा सका। तो ये कौन स्टडी करेगा? ये सारी स्टडी कि मोशन किस तरह से किसी चीज का हो रहा है, साइज क्या है, ये चीजें क्या है, वो सारा हमारा जो है वो काइनेमेटिक में आता है। जब हम कहते हैं नहीं ये बताओ कि फोर्स तो ठीक है, मतलब मोशन तो ठीक है, फोर्स बताओ किसने लगाया, किस एंगल पे लगाया, कितना लगाया, तब हम काइनेटिक की बात करेंगे। थोड़ी सी बात समझ आई? चलो इसको लिखो फिर, काइनेमेटिक लिखो। इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक, काइनेमेटिक, हाँ लिखा है तो बेटा, काइनेमेटिक, काइनेमेटिक, ठीक है। इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स which deals with the study of motion, which deals with study of motion, study of motion of material, of material object, material object without taking into account the factor which causes motion, कि क्या कारण था, क्या हुआ था, कैसे मोशन आया, उसको हमने नहीं कंसीडर करना। काइनेमेटिक, जस्ट थोड़ा सा दिमाग रखना, जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब मोशन लेना है, फोर्स देखना है, तो काइनेटिक एनर्जी से आपको दिमाग में आ जाएगा अच्छा इसमें ये देगा। काइनेमेटिक तो वहां पे हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, भाड़ में जाए फोर्स, हमें नहीं देखना। इसमें क्या क्या मोशन आ जाते हैं, इसमें जैसे कि आ जाता है कि हमने आपको पढ़ाया था लैमिनार फ्लो, ठीक है, मैकेनिकल फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, उसमें हमने पढ़ा था कि लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। ये जो स्टडी करते हैं ये काइनेमेटिक है सारा का सारा। इसमें हम क्या करते हैं कि फोर्स की टेंशन नहीं, हमें तो स्टडी करनी मोशन की। अब हवा जो है अगर बिल्कुल सीधी चुपचाप चलती रहे ऐसे, तो ये लैमिनार फ्लो है। जैसे ही वो हिलना स्टार्ट किया, उसने मोशन गड़बड़, इधर उधर टर्बुलेंट आने लग गया। ये सारी जो स्टडी करते हैं वो काइनेमेटिक होती है। जब हम इसके, हमें क्या है फोर्स, हमें ये बता डायरेक्शन कैसा है, कैसा घूम रही है हवा, कैसी आ रही कैसी नहीं। और आप कहोगे इसमें अंदर स्टडी, हवा के ऊपर पता नहीं कितनी स्टडी कर सकते हो आप। हवा पता नहीं कितने तरह की चलती है,
कितने तरह के तूफान आते हैं दुनिया में। यहाँ तो बहुत कम आते, शुक्र है। अमेरिका में देखो, वहां पे देखो हरिकेन, ये वो पता नहीं क्या क्या नाम आते हैं, कौन कौन से तूफान आते हैं, उसकी स्टडी करते हैं लोग। तो यहाँ तो आना चाहिए। इतना बुरा हाल जिंदगी का चल रहा है, एक्सपीरियंस इतना हो रहा है, कई बार गंदा एक्सपीरियंस हो जाता है कि कईयों का नुकसान ज्यादा हो जाता है। ना ही हो भगवान करके किसी का नुकसान, ठीक है, तो ऐसा नुकसान होता है सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो जिसने माँ बाप ने घर बनाया उनको पूछो कि मेरी एक दीवार भी ना टूट जाए बेटा। हमें होता टूट जाए, टूटती है, टूटता है, लेकिन तोड़ दो सारा कुछ, मार दो, खत्म कर दो। तो उसने जो खुद बनाया वो नहीं चाहता है, ठीक है। इसमें लिखो, इसमें लिखो काइनेटिक, काइनेटिक लिख लो या डायनेमिक लिख लो, डायनेमिक, डायनेमिक, ठीक है। सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा विदाउट की बजाय क्या करना, टेकिंग इनटू, बस विदाउट की बजाय। तो ये जो है वर्ड बेटा वो ना ग्रीक से लिए गए हैं, ग्रीक वर्ड लिए है ग्रीक से। ये अगर वर्ड लिख लोगे तो काइनेमा, काइनेमा, इसका मतलब होता है मोशन, इसका मतलब है कि मोशन, ठीक है। ये डायनामाइस, इस तरह से लिखो, पावर, ग्रीक वर्ड लिए गए हैं सारे, ये पावर, ये हमें पता होना चाहिए। इसी से हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों अक्षर बने हैं, ये सारे हमें पता लग जाते हैं। ये समझा था, कल भी मैंने आपको बताया था, टाइप ऑफ मोशन है। जैसे टाइप ऑफ मोशन के अंदर हमने क्या किया था कि ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, उसके अंदर दो आ जाते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन है। मोस्टली आपको रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ही बताया जाता है कि जिसके अंदर एक लाइन के ऊपर आप मूव करते हैं, आगे की ओर जा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है ये ट्रांसलेशन मोशन हमारा आ जाता है। इसके बाद रोटेशनल मोशन आ जाता है। ये मैंने आपको बताया, जब कोई बॉडी एक जगह फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है, मूव करती है, तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एवरी पॉइंट मूव्स इन सर्कुलर पाथ अबाउट दैट फिक्स पॉइंट। जैसे कि सीलिंग फैन है, अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, बाइसाइकिल व्हील है, ये सारा रोटेशनल मोशन में आ जाता है। ये हमारे बेसिक बातें हैं, तो हम टाइम नहीं लगाएंगे। सर्कुलर मोशन जहां पे व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, अब यहां पे डिफरेंस आ गया। ये क्या है कि जैसे अर्थ है, अर्थ को एक पॉइंट मास अगर मान ले तो वो सन के राउंड सर्कल लगा रही है, वो चक्कर लगा रही है, जो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन अर्थ अपने जगह पे स्पिन कर रही है, उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। दोनों में डिफरेंस है। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में दोनों में डिफरेंस है। ऑसिलेटरी मोशन जो है व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, एक जगह पे आगे पीछे मूव करती है, जैसे कि पेंडुलम है हमारे पास ये जो मोशन है वो कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम हो गया, स्विंग हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। आप स्प्रिंग को पकड़िए, खींचिए, छोड़िए, वो इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा। वो भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। पीरियोडिक मोशन में जैसे क्या है, ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है। जैसे कि अर्थ अगर रोटेट हो रही है एक जगह पे, जो सन का चक्कर लगा रही है, ये एक पीरियोडिक मोशन है, एक सर्टेन पीरियड के बाद दोबारा रिपीट करती है। जितने भी सीजन है हमारे, वो पीरियोडिक मोशन में है। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बारिश आएगी, सब कुछ वो होगा, एक पीरियड में चल रहे हैं, पीरियोडिक मोशन में है हमारे। तो इसी तरह रोटेशन ऑफ अर्थ, पेंडुलम हो गया, क्लॉक हैंड हो गया, ये सारे हमारे इस तरह से होते हैं। अब हम बातें आ जाते हैं मेन पे। हमें ये समझना है यहां पर कि हमारे पास एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम जब सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कहता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है। तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने डिस्टेंस, कितने मीटर किया, सेंटीमीटर किया, इंच किया, जो भी हो, आपको नहीं पता होगा कितने तरह के लेंथ को मापने के साधन है, हमें लेकिन पता नहीं होता। जैसे कि एक बात बताओ, एक फुट में कितने इंच होते हैं? एक फुट में कितने, 12 क्यों होते हैं? 12 ही क्यों होते हैं? 12 क्यों होते हैं बेटा? 12 क्यों होते हैं? एक एडल्ट पर्सन के बेटा पैर को अगर आप मापोगे, फुट क्या होता है? पैर,
ये फुट को अगर आप मापोगे ना तो ये 12 इंच का होता है, इसलिए बस 12 इंच का होता है और कोई कारण नहीं है। पहले जमाने में स्केल थोड़ा ना थे, पहले जमाने में राजे ने अपना पैर रख दिया, एक पैर जमीन तेरी, कितनी, 1 2 3 ऐसे चलता वो, 10 पैर जमीन तेरी होगी, चल 10 पैर इधर 10 पैर इधर, ये तेरे लिए जमीन मैंने दे दी। तो पैर बोलते थे, इंग्लिश में बोलते फुट, तो वो जो मर्जी बोल लो। तो हमारा वो भी लेंथ को मापने का एक साधन है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, चाहे आप कहीं पे भी खड़े हो, ए पे खड़े हो, बी पे चले जाओ, बी पे खड़े हो, सी पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपने जितना भी टोटल लेंथ आपने कवर किया उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। ओके, तो हमारा ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको प्लीज थोड़ा सा लिखो। डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा, अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। आप कहीं भी दुनिया में धक्के खा लो, आप अपने घर से कहीं पे भी चले जाओ, आप यहां गए वहां गए यहां गए वहां गए, कहां मर्जी घूम लो, शाम को आप अपने घर से कितनी दूर है ये बहुत मैटर करेगा। डिस्प्लेसमेंट वो होगा कि आपका फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आप अपने इस पॉइंट से इधर हो या इधर हो, इस पे डिपेंड करेगा। आप अपने इस पॉइंट से इस साइड हो तो मैं पॉजिटिव मान लूंगा, आप इसके इस साइड हो तो मैं नेगेटिव मान लूंगा, मेरी मर्जी है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसको लिखिए, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट अलोंग विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ। बेटा इवन आप ये देखो, अगर मैं कहूं कि एक सर्कल है, यहां से चीज चली और घूम के फिर यहीं पे आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। ये अजीब सी बातें होती हैं कि डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, वर्ड ही ऐसा बनाते हैं अंग्रेज ना, डिस्प्लेस, अपनी जगह से हिल गया, अपनी जगह पे वो नहीं है, अपनी जगह से कितनी दूर है, बस डिस्प्लेस हो गया। अब मेरे पास अगर डिस्टेंस कितना हो गया फिर इसका बेटा, इसका डिस्टेंस कितना कवर किया, राघव कितना कवर किया डिस्टेंस, कैसे, सरकमफ्रेंस है जो बेटा वो 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर इसने डिस्टेंस कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे जीरो होगा। अगर मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह से मुझे बताओ, देखो बेटा हमारे पास कुछ एक्सेस है यहाँ पे, मतलब डायरेक्शन शो करने के लिए मैंने बनाना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, सारा कुछ चेंज कर दिया इन्होंने नए में ना, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये हमारे पास कुछ डायरेक्शंस है, यहां पे हमारा है ईस्ट, ये है वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ। मैं मान लीजिए ओरिजिन से कहीं से स्टार्ट करता हूं, ये 5 किलोमीटर इस साइड चला, फिर वो लेफ्ट टर्न कर गया, लेफ्ट टर्न करके नॉर्थ की ओर गया और वो 7 किलोमीटर चला मान लीजिए। तो अब मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 12 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो करना पड़ेगा, करो फिर बेटा करो 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 करो, अपना अपना करो बेटा, किसी का नहीं। थोड़ा आसान कैलकुलेशन दे दूं? नहीं सर, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट नहीं होगा शायद इसका, नहीं होगा, अंडर रूट नहीं होगा इसका, रूट 74, हाँ रूट 74 हमारा जो है वो किलोमीटर अगर कहूं तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक का, ए बी और सी। तो ए सी जो है, ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमें पता करना है। तो
तो वो क्या कर सकते हैं हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल करके और हमारा ये AC हमारे पास आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट हमें इससे पता लगता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो इक्वल होगी डिस्टेंस से या उससे कम होगी, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होगी। डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती, इसको प्लीज लिखो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हमारे पास होती हैं। ये हमारे पास जैसे है, इसको एग्जांपल जरूर लिख लेना बेटा, लिख लीजिए। स्केलर क्वांटिटी क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। इस सारे एग्जांपल को लिख लो, ये एग्जांपल आपके काम आएंगी। इसमें से कोई भी एक चीज बोल देगा कि ये क्या है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। यही हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ये सारे जो है वो हमारे पास क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। से ये बताओ किस किस को लगता है कि मुझे वेक्टर नहीं पता? वेक्टर पता है बेटा? वेक्टर क्या होता है? क्या होता है बेटा? मैं तो हाथ खड़े किए थे। अच्छा, हाथ खड़े किए, मुझे लगा मुझे आता है। हाथ नहीं खड़े करने। वेक्टर बेटा बड़े ध्यान से सुनो, वेक्टर्स पढ़ना ही क्यों है। वेक्टर नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि करना क्यों है। सुनो, पहली बात हमारे पास एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हमारे पास आ जाए, ऐसी क्वांटिटी हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे बड़ा इशू हमारे पास आ जाता है। मैं अगर कहूं कि मुझे कहीं किसी जगह पे स्केलर क्वांटिटी से काम चलता है तो मैं चलाऊंगा। जैसे मैं कहूं कि इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, तो इंटरनेट की स्पीड अगर मैं कह दूं कि 1 Mbps आ रही है तो इसमें मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है मुझे 1 Mbps स्पीड की? किस डायरेक्शन में बताओ? किस डायरेक्शन? सारी डायरेक्शन में। इंटरनेट की स्पीड सारी डायरेक्शन में फैलती है, तो इसलिए उसको स्पीड बोलते हैं, कभी भी वेलोसिटी नहीं बोलते। हमें जहां रिक्वायरमेंट हो जाए कि मुझे तो अब डायरेक्शन पता करे बिना नहीं काम चलेगा, जैसे कि मैं आपको अंदर आए रूम के अंदर, मैंने कहा इनमें से एक दीवार, मैं कहूंगा रूम की एक दीवार गिरा दो, तो आप में से एक क्वेश्चन सबसे पहले आपका आएगा, सर कौन सी दीवार? मैं कहूंगा एक दीवार गिरा दो। सर ऐसी कौन सी दीवार, ये तो बताओ कौन सी दीवार, नॉर्थ वाली, ईस्ट वाली, साउथ वाली, वेस्ट वाली, कौन सी? तो मुझे आपको डायरेक्शन बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा वहीं पर। तो जहां पे भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाती है वहीं वेक्टर क्वांटिटी का जन्म हो जाता है। मैं अगर कहूं ना, मैं आपको कहूं बेटा आप सुबह आप घर से निकले, मान लो मैं कहूं कि आप सुबह से कितने किलोमीटर चले, कहां गए, तो आप कहता हूं मैं 5 किलोमीटर गया। लेकिन अगर आपको पापा पूछेंगे ना तो पापा ये नहीं पूछेंगे कितनी दूर गए, वो कहेंगे अभी कहां है, डिस्प्लेसमेंट बता तेरी कहां है, किस डायरेक्शन में है तू। तो कहेगा मैं दोस्त के घर हूं। दोस्त कौन सा दोस्त, कहां पे रहता है, 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो वेक्टर क्वांटिटी की बातें करते हैं, वो कभी डिस्टेंस की बातें नहीं करते, वो डिस्प्लेसमेंट की बातें करते हैं। हमें क्या है बेटा, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर फोर्स लगाता हूं तो मुझे ये फोर्स की डायरेक्शन बताना इतना ज्यादा जरूरी है कि आप इसके बिना चल ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कि डायरेक्शन मेरे पास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए बॉल मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, इस तरफ बॉल आ रही है, दूसरा बंदा कहे मुझे बॉल दे, तो मुझे दिमाग लगा के लात से इस तरह से एंगल बनाना पड़ेगा कि उसकी तरफ बॉल चली जाए। कईयों को डायरेक्शन समझ ही नहीं आता। तो एक हाल था मेरे साथ दोस्त, उसने जब भी बॉल थ्रो करनी ना कि भाई फेंक, मैं यहां खड़ा हूं, उसकी बॉल उधर जा रही होती थी। भाई इधर फेंकना, किधर फेंक रहा है? आपने देखा होगा कईयों को, उसको समझ ही नहीं आती कईयों को डायरेक्शन का। तो वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाती है। जहां पे भी देखोगे कि आप फोर्स लगा रहे हो, मैं कहता हूं फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, और इसको मुझे बैलेंस करना है कि ये आगे ना जाए, तो मैं क्या करूं?
इस साइड से फोर्स लगा दूं और मैं लगा दूं 5 न्यूटन की। सिंपल सी बात है, हमारे पास सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पे एक बहुत खास बात यह है कि हमें ये दिख रहा है, इसका दिख रहा है कि एरो इस साइड गई, एरो इस साइड गई। अब मुझे वेक्टर में यही बेनिफिट जो मिलता है ना, वो फायदा ये मिलता है कि हम एक सिंपल सी पेंसिल और सिंपल के स्केल की मदद से ये सारे काम कर सकते हैं। किसी भी चीज को बैलेंस करने का खेल खेल सकते हैं सिर्फ एक पेंसिल स्केल की मदद से। और ज्यादा से ज्यादा क्या है, एंगल लेकर लिए प्रोटेक्टर जो है उसको आप यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, सिर्फ ग्राफ लेकर, पेंसिल स्केल लेकर आप किसी भी चीज में, दुनिया में जो भी फोर्सेस लग रही है सबको बैलेंस कर सकते हो। कैसे? मैं अगर कहूं कि मेरे पास ये फोर्स लग रही है, मैं अगर एक बॉक्स है, यहां पे ये छोटा बॉक्स दिख रहा होगा आपको, एक बॉक्स जो है वो 1 न्यूटन को शो कर रहा है, तो मैं करता हूं कि ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस मैंने ऐसे बना दिया, 5 बॉक्स गिन के और इस तरफ बना दिया। अब मुझे बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं, इधर से चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, इधर से चलूंगा और इधर चलते 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 ये ऐसे बना दूंगा। जितनी इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर की मान लो, तो मैं कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को शो कर रहा है, तो मेरे पास साफ सी बात है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो 5 न्यूटन को शो करेगी। बस सिंपल सी बात है। अब मुझे स्केल और पेंसिल लेने, टक टक, काम खत्म। आपने बैलेंस करके दिखा दिया। अब ये आपको क्या सर इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? कोई बड़ी बात थोड़ा ना इसमें, ये कर दिया तो क्या हो गया? हुआ ये कि अब मुझे दिमाग चलने लग गया कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मुझे कोई फॉर्मूले लेने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े फॉर्मूले, इसमें ये लिखो, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पेंसिल स्केल दे दो, मैं काम खत्म कर दूंगा आपका। कैसे? मैं कहता हूं कि भाई साहब ये मान लीजिए कि फोर्स लग रही है कोई इधर, इस साइड फोर्स लग रही है, मुझे डायरेक्शन भी दिखा दी मैंने मैग्नीट्यूड भी दिखा दिया। कैसे? जितने बॉक्सेस है गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 बॉक्स है तो 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आप जस्ट इसके, अब मुझे नहीं पता, मैंने कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं, एंगल पे वो जो फॉर्मूले क्या होते हैं फोर्सेस के कोई लगाने, सिर्फ मुझे क्या है कि एंगल पता होना चाहिए, मुझे सिर्फ एंगल पता होना चाहिए। क्या करूंगा मैं? एंगल इस तरह से देखूंगा कि ये एंगल कितना है, बस। और इसी तरह से ऑपोजिट वाली साइड पे क्या करूंगा, ऑपोजिट वाली साइड से इधर से आऊंगा और 5 न्यूटन की फोर्स इधर लगा दूंगा, और मुझे क्या मिला, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन और ये 5 सेंटीमीटर की लाइन, और मैंने इसको बैलेंस कर दिया। अभी तक कहानी समझ आई थोड़ी सी कि वेक्टर चल क्या रहा है, थोड़ी सी समझ आई होगी। अब मुझे ये है कि इसको बैलेंस करने का खेल पता लगा, तो अब मुझे बैलेंसिंग करनी और ज्यादा आसान होगी। अब मुझे क्या है कि ये देखो, मैं एक चेयर लेता हूं और इस चेयर को मैं खींच रहा हूं, एक तरफ इधर से, एक तरफ इधर से। 2 भाई हैं, 3 टोटल थे, 2 आपस में इधर इधर लग गए, तीसरा बंदा लग गया यहां पे, ये लग गया इधर। अब मुझे इसको बैलेंस करने का खेल खेलना है। करना क्या है, इसको देखना है कि ये कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इसको देखना है कि ये कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अगर इसको बैलेंस करना है तो मुझे इसके दोनों के, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा उसके ऑपोजिट मुझे उतनी ही फोर्स लगा देनी है। अब मुझे ये दिमाग लगाना है। उसके लिए जो बना था ना इसका लॉ, जो उसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करना क्या है, ट्रायंगल लॉ समझो, इसको उठाओ, बिल्कुल इसके पैरेलल यहां पे ले आओ, इसके पैरेलल ऐसे ले आओ, और जितने सेंटीमीटर थी उतनी ही सेंटीमीटर ये बना दो। इसको उठाओ और ये बिल्कुल पैरेलल, इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ। देखो ये भी इस तरफ जा रही थी, ये इस तरफ जा रही थी, इसका हेड और इसकी टेल मिला दिया आपस में। अब मुझे क्या करना है, अगर इसका देखना है कि बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए इसका हेड और इसकी टेल को ऐसे मिला दो, तो ये जितना भी होगा, ये जितना भी होगा ना, ये उतना ही ये बैलेंसिंग फोर्स होगी। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं कहता हूं ये 5 सेंटीमीटर की लाइन थी, ये 5 सेंटीमीटर की थी, और ये जब मैंने स्केल से मापी और ये निकला 7 सेंटीमीटर, तो मुझे पता लग गया कि 7 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और मेरी चीज बैलेंस हो जाएगी। और ये मजाक नहीं है, ये इंजन में, ये टरबाइन में, जिस भी गोल घूमती चीज, जितना भी सब कुछ हो रहा है, सबके अंदर यही लॉ लग रहा है, यही सारे लॉ लग रहे हैं। आप फैन की अगर विंग्स देखोगे ना, तो ये भी आपस में पूरे
एंगल सारे सेट हैं। कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि फैन ऐसे है, विंग्स ऐसा है, ऐसा कोई फैन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। उन्होंने दिमाग ही ऐसा लगाया है कि नहीं सर इसको बैलेंसिंग करना है, तो उसने एंगल आपस में तीनों एंगल इस तरह परफेक्ट करते हैं ताकि उसकी बैलेंसिंग रहे। तो हमें वेक्टर जो है वो ऐसे नहीं है कि वेक्टर पढ़ना है क्योंकि पेपर में आना है, हमें क्या करना है, एक्चुअल में वेक्टर का यूज करना है। जब हमें इस तरह से यूज करना आता है ना, तो ये वेक्टर का जो तरीका है ये क्या है, बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं कि बैलेंस करना है किसी चीज को, तो उसको हम वेक्टर के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। अब वेक्टर का और ज्यादा देखोगे तो वेक्टर हमारा हर एक चीज में यूज होगा। कहां पे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर है। अब मेरे पास इसमें डिफरेंस क्या है वो सुनो। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये मैं यहां से यहां तक गया, एक पॉइंट से बी, ए से बी की ओर गया, बी से सी की ओर चला गया, सी से डी की ओर चला गया। मैं यहां 5 किलोमीटर चला, मान लीजिए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर यहां चला। अब मेरे पास अगर देखा जाए तो मैंने 5, 5, 5, 15 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला, ये होगा शॉर्टेस्ट। ये मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात, पेंसिल स्केल लो, आप बनाओ 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहां पे 5 सेंटीमीटर, इसको मिला दो। इसको मिलाओगे, जहां पे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो कर देगा किस तरफ और कितने किलोमीटर है, इसके सेंटीमीटर देख लो, उतने किलोमीटर बन जाएंगे। मैं कहता हूं 8 सेंटीमीटर का, तो 8 किलोमीटर मेरा ये डिस्प्लेसमेंट है ए से डी का। अब चाहे जितना मर्जी धक्के खा लो, आप इधर उधर घूमते रहे, शाम को 5 बजे 6 बजे फोन आ जाएगा घर वालों का, कहां पे है, वो डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं, डिस्प्ले क्या किया, सारा डिस्टेंस क्या क्या कवर किया। पापा पहले मैं दुकान पे गया, फिर वहां पे गया, फिर मैं ये किया, भाड़ में जाए, तू ये बता अब कहाँ है। मैं ना ये वाले घर में हूं, कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन बता, यहाँ पे, अच्छा ठीक है आ जाए इतने। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना होता है। तो वो हमें क्या फायदा दे रहा है, हमें ये बता रहा है कि ये डायरेक्शन और साथ में डिस्टेंस दोनों चीजें बता रहा है। जहां पे भी ये करे तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी से शो करते हैं। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जहां पे भी हमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाए, वही हम कह देते हैं कि हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन क्वांटिटी मिल जाए। अब मैं आपको मान लो, मैं इस तरह से भी कहता हूं कि मेरी कोई चीज गोल घूम रही है, मैं ऐसे कह देता हूं, मान लीजिए मैं इस तरह से कह देता हूं कोई चीज चल रही है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन गई, अगेन क्योंकि हमें इसमें भी डायरेक्शन बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। अब मैं कहूं कि मेरे पास मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं इधर जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि एक पॉइंट से मैं दूसरी पॉइंट की ओर गया, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बोल दी। क्यों, क्योंकि मैं राइट साइड को पॉजिटिव मान रहा हूं। मैं लेफ्ट साइड गया तो उसको मैं नेगेटिव मान रहा हूं कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है कुछ नहीं। अगर आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कोई नेगेटिव नहीं होती, वो डायरेक्शन होती है, बस उल्टी डायरेक्शन में गया। कि मैं कहूं कि मेरा नॉर्थ, मैंने पॉजिटिव मान लिया तो साउथ ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ईस्ट पॉजिटिव है तो वेस्ट नेगेटिव हो गया। उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी कि सर ये क्यों लिया वो क्यों लिया, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए काम करना है। अब मेरे पास इसी तरह वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यार वेलोसिटी वेक्टर इसमें क्या होता है मुझे समझ सा नहीं आया। आप देखो, अगर मान लो आप जा रहे हो इधर, भाग रहे हो इस तरफ, ऐसे भाग रहे हो, लेकिन हवा आई तेज, बहुत तेज हवा आई, आंधी तूफान आया इस तरफ से, तो अब आप किधर जाओगे? आप सीधे जा सकते हो? नहीं, आपकी वो डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब लेकिन ये जो है, ये डिसाइड कैसे कर ले कोई कि किधर जाएगा और कितनी वेलोसिटी से जाएगा, वो वेक्टर बता देगा आपको।
वो वेक्टर बता देगा कैसे। ये देखो अगेन, मान लो कि मैं कहता हूं कि आप 1 2 3 4 5 की स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आप नॉर्थ की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जा रहे थे। इधर से हवा आई, इधर से हवा आई, जो मान लीजिए मैं कह देता हूं यहां पे बना देता हूं, चलो 1 2 3 4 5 ऐसे बना देता हूं, इधर आई। अब बताओ आप कितनी वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में जाओगे? आप खुद नहीं बता पाओगे, खुद नहीं बता पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अब मैं इसकी अगर स्टेटमेंट बनाऊं, इफ यू वर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड देयर वाज अ विंड विद दिस मच ऑफ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, सो व्हाट विल बी योर फाइनल वेलोसिटी इन विच डायरेक्शन। तो आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट बनानी, मैंने सिर्फ एरो बनाया। अब क्या करूंगा एरो का, अब मैं चुपचाप इसको उठाऊंगा, 5 के ही बॉक्स इधर बना दूंगा, 4 5, और इसको भी उठाऊंगा और उठा के यहां बना दूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये बना दूंगा। अब मुझे सिर्फ इसको जोड़ना है, अब मुझे सिर्फ इसको जोड़ के हमें बता देना है कि हमें ये कितना आएगा, ये देखो। और इसकी लेंथ क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे, ये या मैं बॉक्स गिन लेता हूं, देखो 1 2 3 4 5, मैं 5 बॉक्स गिन रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, 5 है, 6 है, मान लीजिए 6 बॉक्स है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का लेंथ आ गया इसका। तो आप कहोगे कि मेरे पास ये जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड की 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ आपको डायरेक्शन भी बता दी। और ये मजाक नहीं होता है। आप इधर से बॉल फेंको, हवा चल रही है इधर, वो बॉल इधर चली जाती है, तो ये डिसाइड कौन करे किधर कितना होगा। अब आपको सर जरूरत क्या है, इसकी जरूरत पड़ती है जब हमें मशीन से काम करवाना होता है। मशीन को नहीं पता कि वो फोर्स किस तरफ लगाए, कितनी लगाए, उसको थोड़ा ना पता मशीन को। मशीनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर मैं मान लीजिए यहां से पानी स्ट्राइक कराता हूं टरबाइन के ऊपर और इधर से हवा भी आ रही है, तो पानी का डायरेक्शन किस तरफ चला जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो सारी बातें हम यहां से समझते हैं। वो ये वेक्टर खेल खेलता है, सारा का सारा वेक्टर से हम समझ सकते हैं कि भाई साहब हम किस डायरेक्शन में हैं, कितनी वेलोसिटी के साथ हैं। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। थोड़ी सी बात समझ आई वेक्टर की। और ये होता है सारा कुछ वेक्टर्स के साथ, कुछ भी कर लो। अब आपको तो अभी 2 का खेल बता रहा हूं, आप जितने मर्जी फोर्स लगा लो। मैं कहता हूं, देखो मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है इस तरह से, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। मान लीजिए इधर से लग रही है, 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 और इस चीज को आप बैलेंस करो। ये चीज हिल रही है, इसको बैलेंस करो। आप कहोगे सर मुझे पहले ये बताओ कितने कितने न्यूटन का फोर्स है और किस डायरेक्शन में, बस इतना एंगल बता दो और मुझे फोर्स बता दो। तो मैं कहता हूं कि ये मान लीजिए 2 न्यूटन का है, ये मान लीजिए 3 न्यूटन का है, मान लीजिए 4 न्यूटन का है, और मान लीजिए 4 न्यूटन का है। अब बताओ क्या करूं, कैसे रोकूं इसको। और ऐसा आपको लगे कि सर ये यूज कहां होगा, ऐसा कभी देखा है? ये ना इवन व्हील जो होते हैं ना हमारी कार के व्हील की बैलेंसिंग करते हैं इसके थ्रू। कार का व्हील ना कई बार क्या होता है कि अगर तो परफेक्ट शेप है उसकी तो घूमेगा तो वो हिलेगा नहीं। या आपने सरकारी स्कूल में देखा होगा कभी ना कभी बच्चे करते हैं पंखे के साथ। पंखा अगर परफेक्ट है तो बड़ा आराम से चुपचाप घूमता रहेगा एक जगह पे। और जैसे ही आपने उसका विंग जो है टेढ़ा कर दिया या कुछ पंगे ले लिए विंग्स के साथ, वही आपका फैन ऐसे ऐसे हिलना स्टार्ट कर देता है। वो क्या कर रहा है, एक्चुअली फोर्स इनबैलेंस हो गया, आपकी फोर्स की बैलेंसिंग खराब हो गई। आपने क्या किया, उसका दोबारा विंग सीधा कर दिया, ठीक है, सेट कर दिया, उसके बाद फिर एक जगह पे चुपचाप रोटेट करने लगेगा। क्यों? उतना ही फोर्स इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, अब बैलेंस है और बीच में फैन चुपचाप अपना रोटेट कर रहा है। और ये होता है, आप चाहे पता है क्या करो, फैन के विंग के साथ में एक छोटा सा पत्थर बांध के पूरा टाइट कर दो एक विंग के साथ, आपको पता लग जाएगा, झूलना स्टार्ट कर देगा आपका पंखा, घूमेगा और साथ में झूलेगा, दिक्कत दे देगा। वहीं आपने फोर्स खराब कर दी एक्चुअल में।
अब मेरे पास क्या है, इसको बैलेंस करना है। बिगड़ गया सिस्टम सारा, और आपने कुछ नहीं करना, इसको उठाओ यहां लाओ, जितने सेंटीमीटर का था उतने सेंटीमीटर का बना दो, इसको लाओ और इधर बना दो, जितने सेंटीमीटर का उतना बना दो, इसको लाओ उसी डायरेक्शन में इधर लगा दो। मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, जरूरत नहीं है, मतलब आप पेंसिल स्केल से बनाओगे तो बन जाएगा। इसको उठाओ और इधर बना दो। अब रह क्या गया, अब सिर्फ रह गया कि इसको उल्टा कौन सा फोर्स लगेगा। मैं क्या करता हूं, उल्टा फोर्स लगाने के लिए तो मैं इसको यहां पे लगाता हूं इस तरह से, बस। ये क्या है, ये फोर्स हमें ये दिखा रहा है कि अब मुझे यहां पे फोर्स जो लगेगी वो बैलेंस करने के लिए कितनी है, इसको मापो और यहां पे बना दो। आप कहोगे क्या, जे अगर मान लो व्हील मेरा घूम रहा है, व्हील हिल रहा है, दिक्कत आ रही है, बैलेंसिंग सही नहीं है, आप ढूंढोगे कि ये इतना फोर्स यहां पे लगाना है, एक छोटा पत्थर लोगे या वेट लोगे, सॉरी पत्थर नहीं, एक वेट लोगे, यहां लगा दोगे, वेट लगा के, और आप कहोगे सर घुमाओ, अब घुमाओ। मुझे पता है कि मैंने फोर्स लगाया, ये फोर्स जनरेट करेगा, और ये फोर्स जो जनरेट करेगा वो कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस कर दी मैंने, ये किसके खेल से, वेक्टर के खेल से आपने कर दिया। सारा कुछ करते हो आप वेक्टर की मदद से, लेकिन हमें नहीं पता लगता कि हम वेक्टर यूज कर रहे हैं। सब कुछ करते हो, आपको लग रहा है कि देखो, सिंपल सी और बात बताता हूं, बोर तो नहीं हुए ना, पक्का पक्का बेटा, कि कहीं सर क्या बकवास है यार, ये बोर हो रहे हैं, बोर तो नहीं हुए। ये ऐसी चीजें बता रहा हूं, नहीं बताएगा कोई, सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूं मैं कि वेक्टर होता है, वेक्टर इज द क्वांटिटी विच इज, पहाड़ में जाए करना क्या है इसका, ये करना है एक्चुअल में। आपको हर जगह पे एप्लीकेशन देखनी है। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए बस रुकी हुई है, आपको भागना है कि मुझे बस पकड़नी है, तो आप उसी हिसाब से भागते हो क्योंकि बस रुकी हुई है, आप भागते हो आराम से, ठीक है बस कोई बात नहीं। लेकिन अगर बस भी चल पड़े फिर आपको भागना पड़ता है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है। वहां पे पता लगता है कि अब वेलोसिटी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब बस चल पड़ी है। अब आपको उतना डिस्टेंस तो कवर करना ही करना है, वो भी कवर करना है जितना उसने बस ने कवर कर लिया, आपको और तेजी बढ़ानी पड़ती है। वहां पे वेक्टर समझ आते हैं धीरे धीरे, थोड़ी सी पता लगे इस चीजों का, ये वेक्टर होते हैं। आपको इसके अलावा वेक्टर में और देख लेते हैं, कुछ मैं बता सकता हूं तो मैं जरूर बता दूंगा।